हाँ तो बेटा कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस वगैरह का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है ना। तो इसमें मैंने जो आप लोगों को प्रीवियसली क्वेश्चंस कराए थे उसके आगे ही कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पॉइंट कंटिन्यूटी बेस्ड है। जब फंक्शन को ब्रांचेस में मतलब लिखा जाता है तो वहीं तो उसके टूटने के चांसेस हैं, यानी कि फंक्शन जब अपने नेचर को चेंज करता है, जैसे पीसवाइज नेचर है फंक्शन का, तो जहाँ पर चेंज करेगा, जहाँ जॉइंट लग रहा है, वहीं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन नेचर शो कर जाए, ठीक है। तो लेट अस सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, द वैल्यू ऑफ P and Q, the value of P and Q for which the function fx, जो कि ब्रांचेस में इस तरीके से दिया है, साइन p प्लस 1x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x q स्क्वायर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई x की पावर 3/2। ये काम करता है x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए इस तरीके से, और Q की तरह बिहेव करता है जब x की वैल्यू 0 होती है, और x ग्रेटर देन 0 रीजन के लिए ये फंक्शन इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। इज कंटिन्यूस फॉर ऑल द रियल नंबर, इज कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि बेटा ये ऑल द रियल नंबर्स के लिए फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो आप इस बात को समझो कि आपसे कहा जाए देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, है ना। तो आपसे पी और क्यू की वैल्यू के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, जिसके केसेस के लिए ये एफ एक्स फंक्शन है, क्योंकि पीसवाइज फंक्शन है ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग, तो ज़ीरो से गुजरते समय ज़ीरो से स्लाइटली पीछे के लिए फंक्शन इस तरीके से बिहेव करता है। एग्जैक्ट 0 पर इसकी वैल्यू q हो जाती है, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है अगर ये ऑल द रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है तो p और q निकालो। तो बेटा सिंपल सी बात समझ लो कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि लिमिट की जो वैल्यू आएगी, लिमिट की वैल्यू बराबर होगी। तो लिमिट की वैल्यू के लिए q निकालना है अगर आपको, तो ये तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। 0 से ध्यान से समझना, जैसे कि ये 0 दिया हुआ है, बेटा सपोज ये 0 है, तो 0 से स्लाइटली आगे से जब आप अप्रोच करोगे तो ये तो राइट हैंड लिमिट होगी फंक्शन की, और जब आप स्लाइटली पीछे से अप्रोच करोगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, क्यू निकालना है। अगर सबसे पहले तो क्यू निकालने का एक ही तरीका है, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तो क्यू आ रही है, तो वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। मतलब लिमिट लगा दो इस पर 0 के लिए, और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी वही क्यू को इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर बात करें तो इतनी सी बात है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ब्रैकेट स्क्वायर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई x की पावर 3/2, कुछ इस तरीके की फ़ोटो है। और जब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो q के इक्वल कर देंगे, बिकॉज द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएगा राइट हैंड लिमिट के और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के। ये दोनों ही इक्वालिटी साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगी। तो बस इसका लिमिट का सॉल्व करना है। तो रैशनलाइजेशन सबसे पहले कर लें इसका। तो रैशनलाइजेशन जब आप करोगे, यहीं मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान देते रहना कि वेन एवर यू डू अ रैशनलाइजेशन तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स
और स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ध्यान से समझना बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना ये ए हो जाएगा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फाइनली एक्स की पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बेटा माइनस एक्स प्लस एक्स को क्या कर देगा, कहीं ना कहीं रिमूव करेगा। और दिमाग दौड़ाओ कि यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो स्क्वायर रूट एक्स कॉमन आएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये तो एक्स स्क्वायर रहने दो और एक्स की पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन, इसमें से स्क्वायर रूट एक्स कॉमन ले लो आप, स्क्वायर रूट एक्स कॉमन, क्योंकि बेटा इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1। तो यहाँ से ध्यान से समझना, इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स प्लस 1, तो अंडर रूट एक्स तो कॉमन, तो स्क्वायर रूट बचेगा एक्स प्लस 1 और प्लस 1। और आप इन दोनों को जब क्लब करोगे तो इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3/2, तो 4/2 दैट इज़ 2 आ जाएगा। तो ये जो क्लब होके ये इसको ख़त्म कर देगा। और अब तुम देखोगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जो 0/0 की फॉर्म ऊपर बन रही है, यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही थी, 0/0 की फॉर्म बनने की वजह से ही तो हम नहीं रख पा रहे थे वैल्यू। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव होने पर डायरेक्टली आप जब वैल्यू रिप्लेस कराओगे तो 0, ये तो 0 हो गया बेटा। स्क्वायर रूट 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1/2। और ये किसकी वैल्यू आ रही है, तुम्हारी राइट हैंड लिमिट की। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आएगी। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आने का सेंस क्या बनता है कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, q, तो q की वैल्यू आ गई है। कहीं ना कहीं q की वैल्यू आ गई 1/2, तो q तो पता चल गया। अब p और निकालना है, तो p निकालने के बाद आप ऐसा सोचो कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आएगी एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आएगी। मतलब q जो आया है 1/2, जब आप ये लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो किस फंक्शन किस ब्रांच पर आपको जाना पड़ेगा, इस ब्रांच पर। इस ब्रांच का यूज़ करेंगे, यानी कि 0 से स्लाइटली पीछे के लिए आप इसी ब्रांच पर तो आओगे। और इसमें लिमिट जब सेट करोगे उस लिमिट की वैल्यू 1/2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अल्टीमेटली फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आएगी। और वैसे भी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट। तो बस आपका क्या काम है, इस लिमिट को सॉल्व करो, जो भी आंसर आए वो p के टर्म्स में कुछ ना कुछ होगा, उसकी वैल्यू 1/2 के बराबर कर देंगे। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू p। ठीक है, यहाँ तक एक बार देख लो, फिर आगे फर्दर इसको आगे बढ़ा लेते हैं और इसी पर लिमिट लगा लेते हैं यहीं पर। ठीक है, ये रफ कर देता हूँ मैं पूरा। सभी लोग ध्यान दें, यहीं पर देख लेते हैं बेटा। इसको लिमिट आप इस पर सेट कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर सिंपल सी बात है कि बेटा ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो अब 0/0 की जब फॉर्म बन रही है तो इसमें इस बात को समझो कि साइन एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5/फैक्टोरियल 5 माइनस एंड डॉट डॉट डॉट। यही तो एक्सपेंशन होता है साइन का। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ x की जगह पे p+1x है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात वही रहेगी। ठीक है, तो आप क्या कर लो, एक्सपेंशन ओपन कर दो। क्या ओपन कर दो आप, एक्सपेंशन ओपन कर दो। तो एक्सपेंशन जब ओपन करोगे, या फिर आप इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हो। अलग अलग करने का सेंस क्या बनता है वो समझ लो। जैसे आप ऐसा ही लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन p+1x डिवाइडेड बाई x लिखा है ना, तो आप p+1 से मल्टीप्लाई कर दो
और p+1 से डिवाइड, और इतना स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करो, साइन के अंदर जो लिखा हुआ है और इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो हो रहा है, आइडेंटिकल है। यानी कि x टेंडिंग टू ज़ीरो पर ये चीज़ साइन के अंदर जो जा रहा है वो ज़ीरो जा रहा है, और ये भी ज़ीरो है और आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाएगी। और सेम इसी तरीके से लिमिट अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो पेनिट्रेट करने के बाद लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो साइन x अपॉन x, ये वैल्यू भी हम लोगों को पता है कितनी होती है 1, और ये फाइनली जो लिमिट की वैल्यू निकल कर आएगी वो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 के। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो सॉल्व होकर आ रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। तो तुम सोचो साइन के अंदर ये वैल्यू ज़ीरो अप्रोच करी, ये भी ज़ीरो और आइडेंटिकल भी है, सेम यहाँ पर ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो साइन x अपॉन x ये 1 हो जाएगा, ये भी 1। तो अल्टीमेटली ये तो p+1 बचा बेटा यहाँ से, ठीक है, और p+1 ये और +1 ये बराबर कितना आ गया, 1/2। तो इसको उधर लेकर जाओगे तो p+1 इक्वल्स टू 1/2 -1 -1/2, तो p बराबर -1 इधर कर दो तो -3/2। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2, और q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। यानी कि अगर जो फंक्शन प्रीवियसली दिया था वो फंक्शन f(x) कंटिन्यूस है थ्रू आउट द रियल नंबर्स, तो एट x इक्वल्स टू 0 पर भी कंटिन्यूस होगा, और पीस वाइज फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर आ गई, तो q बराबर 1/2, और राइट हैंड लिमिट जब निकाला उसको सॉल्व किया तो p की वैल्यू -3/2, तो p की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -3/2, और q हमारे लिए जनरेट हो रहा है 1/2। और यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर समझो। एक बार देखो, बताओ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अप्रोच होना है, और लिमिट का ही क्वेश्चन है, लिमिट कह रहा हूँ, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, क्योंकि बोला गया था हमसे। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर 0/0 की फॉर्म है बेटा, तो इसको किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो फर्दर। मतलब आप इसमें चाहो एल हॉस्पिटल लगाना चाहो आप एल हॉस्पिटल लगा लो, आप इसमें एक्सपेंशन लगाना चाहो आप एक्सपेंशन लगा सकते हो, आप इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लगाना चाहो वो लगा सकते हो। इट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप कौन सा मेथड लगाते हो, क्योंकि ये सिंपल है, और न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में बहुत सिंपल x फंस रहा है, तो अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल ऑल्सो इट कैन सॉल्व, ठीक है, और एक्सपेंशन से भी सॉल्व हो जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्मलाइजेशन से तो मैं करके बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार देखो, बताओ तसल्ली से बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि नहीं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, लिमिट और कंटिन्यूटी की बात की जाए तो लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में भी लगभग लिमिट ही अप्लाई होती है। बहुत सारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन लिमिट के अप्रोच से ही हो जाते हैं, क्योंकि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तो दे ही रखी होती है। तो एक क्वेश्चन और भी देखो इसी तरीके का, जो कि कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग को सेट कर देगा। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, इफ़ f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, और f(0) आपको दिया है इक्वल्स टू 8, और f(x) फंक्शन का नेचर कुछ इस तरीके का है बेटा, e⁻x -1 की एक्सपोनेंट पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन x² अपॉन k² log 1 + x² अपॉन 2, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये फंक्शन है पूरा, और इस फंक्शन की वैल्यू आपको f(0) पर 8 दे रखी है,
और आपसे कहा जा रहा है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन, ठीक है। लगाओ दिमाग कैसे हैंडल करेंगे इसको। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी लिमिट ही सॉल्व करनी है, और लिमिट सॉल्व करनी है, और देन द वैल्यू ऑफ के आपको निकालना है। देन द वैल्यू ऑफ के इज़, के बारे में बताना है। अगर आपसे कहा गया कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, जहाँ एफ ऑफ 0 के बारे में क्या जानकारी दे रखी है, 8। करो बेटा एक बार सॉल्व करना है इसको, और लिमिट आप इस फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। मेन आपका काम क्या है इसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फंक्शन दे रखा है e⁻x -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन x² log 1 + x² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लगाओ अप्रोच बेटा। जिसके दिमाग में जो आ रहा है, जिस तरीके से अप्रोच आपकी सेट हो रही है, वो अप्रोच लगाओ। लिमिट की जो भी वैल्यू सॉल्व होकर आएगी उसको 8 के बराबर करेंगे, और के टर्म्स में कुछ ना कुछ आएगा तो के की वैल्यू वहाँ से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करो 1 मिनट का फिर टाइम देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा इसमें। देखो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले वगैरह आपने पढ़े होंगे, जैसे वो स्टैंडर्ड फार्मूले में एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x, ये वैल्यू आपने 1 पढ़ी होगी बेटा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 + x/x, ये आपने 1 पढ़ा होगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x -1/x, ये भी आपने 1 पढ़ा होगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये सब चीज़ें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सीखना क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर साइन के इंटरनल स्ट्रक्चर 0 अप्रोच कर रहा है, डिवाइड में भी 0 अप्रोच कर रहा है, और ये बात है कि ये दोनों ही चीज़ें आइडेंटिकल है बेटा। यानी कि अगर साइन के इंटरनल x है तो डिवाइड में भी x ही लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर ये चीज़ भी आइडेंटिकल है, और ये x की जो ये एक्सपोनेंट फंक्शन की जो पावर है, ये भी यहाँ पर आइडेंटिकल है। तो दो बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि लॉग के अंदर 1 + 0 अप्रोच करना चाहिए, साइन के इंटरनल स्ट्रक्चर में 0 अप्रोच करना चाहिए, e⁻x इंडेक्स पावर जो है वो 0 अप्रोच करना चाहिए। साथ ही साथ जो डिवाइड में लिखे हुए टर्म्स वो आइडेंटिकल होने चाहिए। तो sin x/x एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 1 अप्रोच करता है, ये 1 अप्रोच करेगा, ये भी 1 अप्रोच, और इन्हीं तीनों फार्मूलों का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो मतलब आप ये सोचो कि e⁻x -1 की पावर 4 है, तो आप इस बात को सोचो e⁻x -1/x हो जाए इसमें। तो अपॉन x करने के लिए अगर इंटरनली आप x लेके आना चाहते हो अंदर, तो x की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस भी तो क्रिएट करोगे। तो बस बैलेंस क्रिएट करना है। तो बैलेंस किस तरीके से क्रिएट होगा वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आप ये सोचो इसको लिखा नहीं जा सकता e⁻x -1/x की पावर अगर 4 लिख रहे हो आप, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया है, e⁻x की पावर 4 से डिवाइड किया ना,
और अगर x की पावर 4 से डिवाइड किया तो मेंटेन करने के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेम रहे तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डिवाइडेड बाई। बाकी ये स्टेटमेंट मिटा देता हूँ मैं, फॉर्मूले तो आपको पता चली गए। तो ये बैलेंस रहा अभी, क्यों? क्योंकि x की पावर 4 डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर खत्म होकर 1 ही बचेगा। लेकिन इससे काम हो गया कि x टेंडिंग टू 0 के लिए e⁻x - 1/x ये पूरा ही इंटरनल स्ट्रक्चर 1 बन जाएगा और 1 की पावर 4 1 होता है, कहीं ना कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो सकती है। सेम यहाँ पर ये बेटा साइन के अंदर x² है। अगर आप चाहते हो फॉर्मूला अप्लाई हो तो साइन के अंदर लिखा है x² तो आप क्या करो x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये आपने क्या किया, ये कर दिया डिवीज़न, और बैलेंस करने के लिए x² से मल्टीप्लाई। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें भी ध्यान से देखो, साइन 0/0 और आइडेंटिकल में है, x² यानी कि ये भी चीज़ 1 हो जाएगी x टेंडिंग टू 0 के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला के हेल्प से। सेम काम यहाँ ध्यान से देखो तो x² लिखा है, तो यहाँ पर तुम्हें दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि x² से ऊपर नीचे प्रोडक्ट और डिवीज़न किया जाए। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर x² और अनदर आएगा log 1 + x² और डिवाइड में x²। बैलेंस कर लिया दोनों तरीके से। ध्यान से समझो, x² से मल्टीप्लाई डिवाइड, x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन पर बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इंटरनली ये 1 बन जाएगा। सेम कहाँ पर बेटा, ये साइन 0/0 वाली सिचुएशन है तो ये चीज़ भी कितनी हो गई, 1 हो गई। और ध्यान से समझो log 1 + 0/0, तो ये स्ट्रक्चर जो इस तरफ लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू भी तुम्हारा 1 हो गया। और ध्यान से देखो, यहाँ देखते चलना, x² और x², x की पावर 4 से x की पावर 4 भी ख़त्म। तो डिनोमिनेटर में 1/2k² बचा तो ऊपर चला जाएगा, 1/2k² ऊपर चला जाएगा तो 2k² ही तो ऊपर पहुँचेगा। मतलब लिमिट जो बची या तो 1 बचा और 1/2k, क्योंकि डिवीज़न में है ना तो ऊपर पहुँच जाएगा ये। तो 2k² इक्वल्स टू कितना दे रखा है फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, 8 के इक्वल। तो 2k² इक्वल्स टू 8, तो k² इक्वल्स टू 4, तो k की 2 वैल्यूज जनरेट हो गई +-2। और ये जो k की वैल्यूज जनरेट हुई है +-2, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मतलब यही आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए। तो k की वैल्यू +-2 के लिए ये फंक्शन एट x = 0 पर एक कंटिन्यूस फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और जहाँ पर फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 8k। तो बस लिमिट की वैल्यू को 8 के इक्वल कर दिया हमने। लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी, 2k² इक्वल्स टू 8, तो k की वैल्यू क्वाड्रेटिक जनरेट होने की वजह से +-2। ठीक है, अगर किसी को यहाँ कोई कन्फ्यूज़न है तो इस 4 को इस तरफ लेके आ सकते हो। तो फोर को जब आप इस तरफ लेके आओगे तो 2 फैक्टर्स बनेंगे, द फर्स्ट वन इज़ k+2 एंड द सेकेंड वन इज़ k-2। और बेटा 2 लीनियर फैक्टर अगर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 रहा होगा या सेकंड। तो फर्स्ट फैक्टर 0 रहेगा तो -2, सेकंड फैक्टर 0 रहेगा तो +2। ठीक है, तो दीज आर द 2 आंसर्स ऑफ k। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। और फिर हम इसमें लिमिट्स के, अब कल से कंटिन्यूटी के ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे इसमें। मतलब आप ये मान के चलो कि कल से आप देखोगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूटी फॉर अ गिवन फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन पर बेस्ड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की बातचीत जो भी रहेगी, और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होने के बाद अब हम क्या पता करेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूएंट आर्टिकल्स हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो तीनों ही जुड़े हुए हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी,
लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को ज़्यादा क्लोज स्ट्रक्चर में माना जाता है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस एक बार पता चल जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो नाउ वी आर एबल टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ होती है कि कंटिन्यूस होने के बाद भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, बिकॉज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस बट हैविंग अ शार्प एज, और शार्प एज पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ शार्प एज। जैसे मान लो ये जो नोक है यहाँ पर आप नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो वो सब चीज़ें डिफरेंशिएबिलिटी में आ जाती हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके कलेक्शन क्वेश्चंस भी आएंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी पर भी हम अपनी चर्चा करेंगे ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। तो बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बेटा शेयर करो चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुँचे, और मैं धीरे धीरे करके आप देखोगे रिफ़ाइन करते चले जाएंगे हम कंटेंट को, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आपके फ़ायदा हो, ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय।